ख़ातीन हज़रात अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद सिब्तैन राना, प्रोग्राम जस्टिस हेल्थ एंड एजुकेशन के साथ एलीट न्यूज़ पर। हाज़रीन, पाकिस्तान जैसे मुल्क के लिए पाकिस्तान के ऐसे अफराद जो मुख्तलिफ ममालिक में जाकर मेहनत मजदूरी कर रहे हैं, अपनी खिदमात सर अंजाम दे रहे हैं और ना सिर्फ पाकिस्तान का नाम रोशन कर रहे हैं बल्कि पाकिस्तान जैसे मुल्क को, जो मुल्क मुआशी पसमानदगी का शिकार है, उस मुल्क को फीड कर रहे हैं, उस मुल्क को मुआशी तौर पर मजबूत करने में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। अगर मैं ये कहूँ कि वो ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो मुख्तलिफ ममालिक में अपने ही मुल्क का नाम रोशन करते हुए अपने ही मुल्क की बका की जंग लड़ रहे हैं और इस मुल्क पे एक एहसान अजीम कर रहे हैं, तो ये गलत नहीं होगा। लेकिन दूसरी तरफ सवाल ये है कि क्या पाकिस्तानी हुकूमतें आज तक अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ इंसाफ करती आ रही हैं? क्या पाकिस्तानी हुकूमतों को इस बात का एहसास है, इस बात का इदराक है कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी इस मुल्क का बहुत बड़ा एसेट हैं और उनको अच्छे तरीके से फैसिलिटेट किया जाना चाहिए, इंटरनेशनल लेवल पे उनके राइट्स की बात की जानी चाहिए और जब पाकिस्तान में आते हैं तो उनको एक अच्छे मेज़बान की तरह उनको खुशामदीद कहना चाहिए? इन सारे सवालों के जवाब हम लेंगे आज के हमारे बहुत ही काबिल एहतराम मेहमान बिशारत अली गुराया, जो कि एडवोकेट हैं, पेशे के लिहाज से बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं और कमो बेश 8 से 10 ममालिक में इनका बिज़नेस कर चुके हैं, जॉब्स की हैं, पॉलिटिकल एंड सोशल एक्टिविस्ट हैं। मैं खुशामदीद कहता हूँ बिशारत अली गुराया साहब को आज के इस प्रोग्राम में। और सवाल मेरा ये है कि गुराया साहब, आप ये बताइए कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं वो जब मुख्तलिफ ममालिक में आपकी उनके साथ मुलाकात होती है तो जब ख़यालात का तबादला होता है तो वो पाकिस्तान के बारे में किस किस्म के व्यूज़ रखते हैं, किस किस्म के ख़यालात रखते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं शुक्रगुज़ार हूँ एलीट चैनल का, जिन्होंने मुझे इस अहम मौजू के लिए मदऊ किया, और आपका, जिन्होंने इस मौजू के लिए मुझे चुना। ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो कि अपने मुल्क के लिए बहुत ज़्यादा दर्द रखते हैं। कोई भी पाकिस्तानी जो इस मिट्टी से बिलोंग करता है, उसकी ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश यही होती है कि वो अपने मुल्क में अपनी इन्वेस्टमेंट करे और अपने मुल्क के लोगों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करे और अपना जो कुछ भी है अपने मुल्क के लिए निशावर करे, क्योंकि वो वहाँ बैठकर अपने मुल्क का एक वकील होता है और उसकी कोशिश होती है कि मैं जहाँ अपने मुल्क की पॉजिटिव जितना हो सके उसकी वकालत करूँ। मैं तो जहाँ तक भी देखता हूँ, जिन लोगों ने सिटीज़नशिप ली होती है इंग्लैंड अमेरिका की, गो के उनके पास उनका सिटीज़नशिप होती है, इसके बावजूद उनका दिल जब पाकिस्तान का जिक्र होता है, जब पाकिस्तान क्राइसिस में होता है, या पाकिस्तान के बारे में वो सोचते हैं, जो डिस्कस करते हैं, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाते हैं। और इसलिए उनके जज्बात आप ऐसे ही समझें कि जैसे जहाँ पाकिस्तानी रह रहे हैं उनसे बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान से दूर होते हैं और उनके लिए बहुत ज़्यादा लम्हा फिक्रिया होता है जब वो ये चैनल्स में पाकिस्तान के मसाइल को गुफ्तगू करते हैं। जी, आपने बताया कि जब जो लोग बैरून मुल्क रह रहे हैं वो मुल्क से दूर होने की वजह से उनकी मोहब्बत पाकिस्तान के लिए ज़्यादा होती है। उनका दिल, चाहे वो कहीं भी रहते हों और कितने भी बड़े आदमी हों, उनका दिल हमेशा अपनी मिट्टी के लिए धड़कता है, पाकिस्तान के लिए धड़कता है। गुरैश साहब, जब वो पाकिस्तान में आते हैं मुख्तलिफ हवालों से, बाज़ लोग यकीनन इस सोच के साथ आते होंगे कि हम पाकिस्तान में जाके अपनी मिट्टी पे, अपनी धरती पे हम किसी किस्म की सरमायाकारी करेंगे ताकि हमारे मुल्क को उसका फ़ायदा हो। तो जब वो इस तरह के प्लान्स के साथ, इस तरह के मंसूबों के साथ पाकिस्तान में आते हैं तो पाकिस्तान में किस तरह से उनको डील किया जाता है, किस तरह से उनको ट्रीट किया जाता है? पाकिस्तान का सिस्टम, पाकिस्तान का निज़ाम, पाकिस्तान की हुकूमतें, पाकिस्तान के लोग क्या सलूक उनके साथ करते हैं? इस हवाले से आप हमें बताइए। ये आपका बहुत अच्छा सवाल है जो आपने किया। मैं न्यूयॉर्क में कमोबेश 100+ लोगों से मिला जिनके साथ मेरी तफसीलन गुफ्तगू हुई, जो कि अल्हम्दुलिल्लाह मिलियन ट्रिलियन है, और उनसे मुझे
मैंने बार बार उनसे जिक्र किया कि आप पाकिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट करें। जी पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, जी आप इसमें सरमाया लगाएं ताकि हमारे लोगों को रोज़गार मिले, इंडस्ट्री लगाएं। लेकिन जब उन लोगों से मुलाकात हुई, जी हर जी आदमी ने एक ऐसी स्टोरी सुनाई और जी जी ऐसी दर्द बड़ी कहानी सुनाई जिसे सुनकर मुझ में ऐसा हौसला पैदा नहीं हुआ कि मैं उनको दोबारा ये कहूँ कि आप अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें। क्यों? क्यों हर आदमी की एक अलग स्टोरी थी। उसने बताया कि हमारे साथ अदारे, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और जो लोग हैं वो कोऑपरेट नहीं करते। जब हम इन्वेस्टमेंट करने की नीयत से वहाँ काम करना चाह रहे होते हैं, अदारे हमारे साथ जो कि गवर्नमेंट के मसाइल होते हैं, जो कि फिजिबिलिटी होती है, उसके बिल्कुल हमें अपोजिट हम जाते हैं। इसलिए हम दिल बर्दाश्ता होकर वाइंड अप करके वापस फिर ग्राय साहब, आप तो वापस आ जाते हैं। पीटीआई के वर्कर भी रहे और मुख्तलिफ ओहदों पे आपने बड़ा काम किया और अभी भी आपकी एफिलिएशन है पीटीआई के साथ। तो मौजूदा जो हुकूमती पार्टी है यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसके जो कायद हैं इमरान खान, उन्होंने बड़े दावे किए हुए थे कि हम ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बड़ा फैसिलिटेट करेंगे, हम उनके लिए बड़ी काविशें करेंगे और उनका मोराल बुलंद कर देंगे और ग्रीन पासपोर्ट को इज्जत देंगे। जो ये क्या ये सब हो रहा है इस तरह से? आपने बहुत अच्छी बात की। वो इसी तरह है कि इमरान खान ने जो ओवरसीज़ की बात की ना, वो इसलिए की, इमरान खान खुद मुल्क से बाहर रह चुके हैं। इमरान जी खान अरसा दराज इंग्लैंड में रहे, बहुत सारे मुल्कों में रहे। वो समझते हैं कि एक एजुकेशन जो आदमी बाहर हासिल करता है, वो किस तरह स्टोरों में जॉब करता है, किस तरह दूसरे जगहों जी पे जी जॉब करता है, वो एजुकेशन हासिल करता है, चाहे डॉक्टर है, इंजीनियर है, लेकिन वो खिदमत वहाँ सर्व करता है। उसका दिल चाहता है कि वो पाकिस्तान में खिदमत सर्व करे। इमरान खान ने वो विजन, वो चीज़ें बड़ी डीपली देखी हैं, इसलिए उसके अंदर ये एक जज्बा है कि ओवरसीज़ के मसाइल को वो बाखुदी जानता है, क्योंकि वो बाहर रह चुका है। लेकिन उसने जो टास्क टीम बनाई है, जैसे आप सब लें कि जुल्फ़ी बुखारी साहब, अब जी वो ओवरसीज़ में रहे हैं, इंग्लैंड में रहे हैं, उन्होंने वो टास्क फोर्स तैयार की है। इस तरह उन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोऑर्डिनेटर बनाया है, लेकिन वो कोऑर्डिनेटर जो बनाए हैं वो बिल्कुल सियासी हैं। लेकिन उस सिलसिले में वो बराए नाम जमा तफरीक है, ना कि वो ओवरसीज़ के मसाइल को हल करते हैं। अगर कोई ओवरसीज़ उनके पास जाता भी है, लेकिन वो ऐसे ही है जैसे आप समझ लें कि वो जमा तफरीक है, लेकिन उसके रिज़ल्ट कोई खातर ख्वाह हासिल नहीं अच्छा, आप हुए। बता रहे हैं कि वो जमा तफरीक है और जुल्फ़ी बुखारी जो है उसकी कारकर्दगी भी इतनी अच्छी नहीं है उनकी। तो मतलब बाज़ का बड़ा अफसोस होता है कि ज़ाहिर है कि इमरान खान को आपने बड़ा मतलब एक इमेजिनेशन में एक यकीनन बहुत बड़ा लीडर आप मानते हैं। तो क्या ये लीडर की पर्सनालिटी पे भी सवालिया निशान नहीं आता कि जब मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बैठे हुए नाअहल लोग या फिर बदनीयत लोग अपना काम इस तरह से कर रहे हों कि उनसे मुतलका जो साइलिन हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़े, और यकीनन वो जुल्फ़ी बुखारी को नहीं देखेंगे बल्कि वो हुकूमत को या डायरेक्ट वज़ीर आज़म को या सदर को वो ब्लेम करेंगे। तो इस हवाले से आप कैसे, मतलब आप जस्टिफाई कैसे करेंगे इस सारे सिस्टम को? देखें, वो इस तरह है कि जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इमरान खान ने एक टास्क फोर्स बनाई। जी वो ओवरसीज़, जैसे वो कह रहे हैं कि ओवरसीज़ की जो हमारे मुल्क में इससे पहले इतना सरमाया नहीं आ रहा था, रेमेडीज़ वगैरह समझ लें जी कि जी लोग जो मज़दूर तबका बाहर काम करता है, दुबई, मस्कत और मुख्तलिफ मुल्कों में तकरीबन जो जितने आदमी हैं वो पहले पैसा भेजते थे हुंडी के थ्रू। अब वो एक अच्छा तरीका बनाया गया जो कि वो अब बैंक के थ्रू भिजवा रहे हैं, जी मनीग्राम के थ्रू भिजवा रहे हैं। इससे जो कि 2-2.5 अरब डॉलर का जी जी इजाफा तो होता है, लेकिन जो बिग बिजनेसमैन है वो इस तरफ अभी तक नहीं आ सका, अभी माइल नहीं हुआ। अभी माइल नहीं हो सका। क्यों? उसके लिए गवर्नमेंट को स्पेशल तौर पर वन विंडो ऑपरेशन करना होगा। लेकिन जो कि गवर्नमेंट ने इसका ऐलान किया हुआ है आपकी कि बात कट हम रहा। ओवरसीज़ को वन विंडो, एक काउंटर पे सहूलियात देंगे, लेकिन ये सिर्फ ज़बानी जमा तफरीक है। इस तरह का अभी तक कोई ऐसा एक भी केस मुझे नज़र नहीं आया कि जिससे ये कह सकें कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस तरह की सहूलियात दस्तयाब हैं। आपको लगता है कि मुस्तकबिल करीब में मौजूदा हुकूमत वो वादे पूरे कर सकेगी ओवरसीज़ पाकिस्तानी के
पाकिस्तानियों के वाला से? अभी तो आपकी अभी तक की जो गुफ्तगू है उससे तो मायूस कुन हालात हैं। देखें, मेरे जितने मिलने वाले हैं, मैंने तो अभी तक जी बहुत सारे लोगों से जो बिज़नेस देखें, वो लोग जो इधर भी काम करते हैं, बिज़नेस करते हैं, उधर बाहर के मुल्कों में उनका बिज़नेस मिलियन ट्रिलियन में है। जी आया कि वो क्यों इतनी तरक्की कर जाते हैं, इधर क्यों नहीं तरक्की करते? यही वजह है कि अदारे, ब्यूरोक्रेसी, सिस्टम उनको सपोर्ट करता है। इसलिए वो लोग इतनी तेज़ी से तरक्की करते हैं जिसका हम अभी कभी सोच भी नहीं सकते। वो ऐसे मुल्क होते हैं जहां आदमी एक बार, आप ये समझ लें कि एक बार वो फ्लॉप हो गया, जी वो फिर उठ सकता है। 2 बार फ्लॉप हो गया, वो फिर आगे जा सकता है। 3 बार फ्लॉप हो गया, वो आगे फिर जा सकता है। उस मुल्क में इस तरह का पोटेंशियल होता है। लेकिन हमारे मुल्क में जो ओवरसीज़ आता है, वो अगर एक बार डाउन हो गया या उसको गिर गया, तो दोबारा उठने की सलाहियत नहीं रख सकता। इसीलिए गवर्नमेंट, क्योंकि उसको बिल्कुल ऐसी फैसिलिटी नहीं देती जिससे वो दोबारा उसको चांस मिले कि वो दोबारा उठ सके। यहाँ तो ऐसे हुआ है कि अगर किसी ने इंडस्ट्री लगाने की कोशिश की है, लेकिन वो इंडस्ट्री कंप्लीट नहीं हुई, वो इंडस्ट्री छोड़ के जी वापस चला गया। अच्छा गुराय साहब, आपने ब्यूरोक्रेसी की बात की तो ये बताइए कि ब्यूरोक्रेसी का रवैया, जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी आते हैं, जाहिर है कि उनके पास यकीनन सरमाया होता है और वो इस सोच से भी आते हैं कि पाकिस्तान में वो मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स शुरू करेंगे। बाज़ लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी परचेज़ करते हैं, बाज़ लोगों का ये प्लान होता है कि पाकिस्तान में वो कोई बिज़नेस का आगाज़ करेंगे, कोई इन्वेस्टमेंट करेंगे, कोई सनत लगाएंगे जिसकी वजह से पाकिस्तानियों को फ़ायदा हो। तो ये काम करने के दौरान इस सारे प्रोसेस में उनका बराह रास्त वास्ता पड़ता है ब्यूरोक्रेसी से, या अफसरशाही से, या हमारे जो अफसरान जिनको हम कहते हैं इनके साथ वास्ता पड़ता है, क्योंकि बहुत सारी फ़ाइलें इन्होंने अप्रूव करनी होती हैं। तो ब्यूरोक्रेसी का क्या रवैया होता है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ? सबसे पहले जो आपने सवाल किया ना, जी वो बिल्कुल आपने दुरुस्त कहा कि ब्यूरोक्रेसी, क्योंकि किसी भी मुल्क में रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखती है। जी पाकिस्तान के जो ओवरसीज़ होते हैं, वो जो भी प्रोजेक्ट लगाएं, जैसे आप समझ लें कि इंडस्ट्री लगानी है या हाउसिंग में काम करना है, जैसे इमरान खान ने कहा, जो गवर्नमेंट ने कहा कि हाउसिंग प्रोजेक्ट्स को ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूव किया जाए। किसी भी प्रोजेक्ट के लिए 19 से 20 और 21 एनओसी चाहिए हर काम के लिए। आप समझ लें कि ये 19-20 एनओसी ब्यूरोक्रेसी ने इशू करने होते हैं। जी एक एक एनओसी के लिए आदमी को कम से कम इतना वक्त दरकार होता है उस पर, कि जिसलिए उसके 2-3 माह ज़ाया हो जाते हैं। अगर वो किसी ने 1920 एनओसी लेने हैं, 20-21 एनओसी लेने हैं, फिर उसने इंडस्ट्री खड़ी करनी है, या उसने 20-21 एनओसी लेके हाउसिंग का प्रोजेक्ट करना है, जी तो जी ज़ाहिर ब्यूरोक्रेसी, एक एनओसी के लिए उसको इस तरह मार्केट में वो आदमी जलील और ख्वार होता है कि ब्राइबरी को, रिश्वत का भी एलिमेंट है इसमें। ज़ाहिर जैसे इस मुल्क में, तो जैसे आप कह रहे हैं, जैसे मलक रियाज ने कहा कि इस मुल्क में एक ही सिस्टम चल सकता है, वही सिस्टम चल रहा है। क्योंकि ये फरसुदा निज़ाम है, जब पुराना निज़ाम है जो कि बिजनेस कैटेगरियों पे चल रहा है। जैसे आप समझ लें कि एनओसी की तादाद तो बढ़ा दी जाती है, लेकिन वो देने के लिए वन विंडो ऑपरेशन होना चाहिए, ना कि एक एनओसी के लिए 2-2, 3-3 माह दरकार हो। वैसे ज़ाहरी तौर पर ऐसा लग रहा है कि मौजूदा हुकूमत ब्यूरोक्रेसी पे अपनी ग्रिप नहीं रखती बड़ी, मतलब मैं नहीं समझता कि मौजूदा हुकूमत ब्यूरोक्रेसी को कंट्रोल कर पाएगी। आपकी क्या राय है इस वाले से? देखो, ब्यूरोक्रेसी को तो हर गवर्नमेंट में ब्यूरोक्रेसी, अफसरशाही तो चलती रही है, जी और इस मामले में भी गवर्नमेंट का इस पे इतना कंट्रोल नहीं है जितना होना चाहिए, क्योंकि ब्यूरोक्रेसी की अपनी एक यूनिटी होती है। जी जैसे आप देख लें, ये थोड़े दिन पहले की बात है, एक अदलिया के जज, एक अदलिया के जस्टिस ने एक असिस्टेंट कमिश्नर को हथकड़ी लगा दी, लेकिन उसका ब्यूरोक्रेसी ने क्या इम्पैक्ट लिया, उसने ऑल पंजाब ब्लॉक कर दिया। जी इसका मतलब है कि हमारे मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है। अगर जज किसी वजीर आजम को हथकड़ी लगा सकता है, या वजीर आजम को डिसोन नोटिस कर मिलता सकता है, है, बिल्कुल सही बात। वजीर आजम किसी सदर पाकिस्तान को ओहदे से हटा सकता है, तो ये एक असिस्टेंट कमिश्नर को हाथ कड़ी लगाने से पूरा पंजाब को ब्लॉक कर दिया गया। आप इससे अंदाज़ा लगा लें
उसके बाद तो मेरा नहीं ख्याल कोई इस सवाल की गुंजाइश रह जाती है कि ब्यूरोक्रेसी का हमारे मुल्क में कितना कंट्रोल है। ये तो आपके सामने नज़र आ रहा है आप लोगों को सबको। इसमें तो मैं नहीं समझता कि कोई दो राय है जो इसमें कोई ये दोहरा वैसे में आ रहा ये है। भी वैसे हुकूमत की कमज़ोरी का नहीं ये का एलिमेंट के एक एक असिस्टेंट कमिश्नर के साथ ऐसा होता है और सारी ब्यूरोक्रेसी कलम छोड़ हड़ताल कर देती है। मतलब बात ग्रैसा फिर वही है, आप ज़रा माने या ना माने लेकिन हुकूमत कमज़ोर जा रही है आपकी। आप पीटीआई के वर्कर हैं लेकिन हुकूमत की ग्रिप नहीं बन रही। देखो मैं तो ओवरसीज़ के हवाले से ही बात कर रहा हूँ। आज का टॉपिक अच्छा ओवरसीज़ चलें, है। आपकी बात काट रहा हूँ, हाँ, आप कुछ तजवीज़ ऐसी दें, तजावीज़ दें कि जिससे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को रिलीफ मिल सके, उनके लिए कोई अच्छे इक़दामात हो सकें और वो पाकिस्तान में आके खुशी महसूस करें, इन्वेस्टमेंट कर सकें, यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ परचेज़ कर सकें, ताकि पाकिस्तान की जो इकानमी का पहिया बड़ा स्लो है या जाम है, उसमें ज़रा बेहतरी आ सके। कोई कोई तजावीज़ दें अपने तजर्बे की रोशनी में। सबसे पहले ओवरसीज़ का हमें एतमाद हासिल करना होगा। ओवरसीज़ कंफर्ट होना चाहिए। जब तक ओवरसीज़ अपने मुल्क में कंफर्ट नहीं होगा वो कैसे इन्वेस्टमेंट करेगा। जी। सबसे पहले गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को उसको कंफर्ट करना है। किस तरह करना है? जी। नंबर एक, गवर्नमेंट को जिस तरह कोई भी आदमी जितना पैसा बाहर से मुल्क में भेजता है उसको उसमें से बोनस प्लस फैसिलिटीज़ देनी है। नंबर दो, एफबीआर को उस आदमी के लिए जो बाहर से पैसा भेजता है फैसिलिटाइज करना होगा। जी। नंबर तीन, जो इंडस्ट्री और जो उसकी रजिस्ट्रेशन का अमल है, जी। जैसे आप समझ लें कि उसने जगह परचेज की है उसको उसमें रिलीफ देना होगा। जी। और इस तरह जो कि इकानमी में उसको जैसे जैसे वो जो इसके साथ रिलेटेड अदारे हैं उनको उसको एज ए टेस्ट केस नहीं, एज ए स्पेशल केस डील करना होगा। हमें जहाँ ब्यूरो बाहर के लोगों को जहाँ ये एज ए टेस्ट केस लिया जा रहा है ना जी। कि एज ए स्पेशल केस। मैं तो यही कहूँगा कि अगर पाकिस्तान में ज़र मुबादला को बढ़ाना है, क्योंकि बाहर के लोग चाहते हैं अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट करें, मुल्क का पहिया इंडस्ट्री का हो या लोगों का हो या किसानों का ज़्यादा से ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हो। लेकिन इसके लिए हम ब्यूरोक्रेसी और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारे दोस्तों को इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को इसके लिए उनका तमाद को ज़्यादा से ज़्यादा बहाल करने की ज़रूरत है ताकि वो जहाँ पैसा लगाने से कंफर्ट महसूस करें। जी, गुराय साहब बहुत शुक्रिया, आपने बहुत ही इल्मी गुफ्तगू की और बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हमारे तक पहुंची और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के जो मसाइल जो एक आम आदमी की नज़र से ओझल हैं उनको आपने इस प्रोग्राम के ज़रिए उजागर किया और अमली तौर पर जिन जिन मराहल से आप गुज़रे थे, जो आपने बहुत करीब से चीज़ें देखी थी, उनको आपने बयान किया इस प्रोग्राम में। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए मैं एक शेर आपकी नज़र करना चाहता हूँ। अगर आपको ये शेर पसंद आए तो आपने फ़ीडबैक ज़रूर देना है कि इस मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने। ये स्पेशल ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए जो इस मुल्क से प्यार करते हैं, लेकिन अनलकीली हमारा सिस्टम अभी इस काबिल नहीं कि उतना प्यार दे सके जितना कि वो प्यार कर सकते हैं, करते हैं। इस मिट्टी की मोहब्बत में हम आशुफ्ता सरों ने वो कर्ज़ भी उतारे हैं जो वाजिब ना थे। तो आप जो कर्ज़ उतार रहे हैं वो सर आँखों पर, और हुकूमतों को चाहिए, ब्यूरोक्रेसी को चाहिए कि खुदा का वास्ता है होश के नाखुन लें। ये ओवरसीज़ पाकिस्तानी हमारा असासा हैं, इनकी वजह से कई घरानों के चूल्हे जल रहे हैं जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। इनकी कदर कीजिए। और जहाँ तक इनके साथ इंसाफ की बात है तो ये सारी गुफ्तगू सुनने के बाद ख़ातिन हज़रात आपने फ़ैसला करना है कि क्या हमारी हुकूमत ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के साथ इंसाफ कर रही है या कि नहीं कर रही। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए, फिर मिलेंगे फ़ी मान अल्लाह।